हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कुछ ऐसे ओटीटी शोज़ की जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया 2023 के अंदर। या तो उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा गजब था, या फिर उनकी स्टोरी बहुत सिग्निफिकेंटली अलग थी, या फिर उनके एक्टर्स इतने कमाल के थे कि उन्होंने बोला कि यार छोड़ो, डायरेक्शन वायरेक्शन स्टोरी हो रही, हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। तो बहुत से ऐसे शोज़ हैं, हो सकता है इसके अंदर से आपने देख रखे हो, तो मैं ज़रा टच अपॉन करूँगा स्टोरी का। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास 23 की एक स्पेसिफिक लिस्ट है। साल भर में बहुत सारे शोज़ आए, लेकिन ये 23 जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पैक्ट छोड़ के गए। तो शुरू करते हैं। जो 23rd नंबर से रिवर्स ऑर्डर में हम शुरू करेंगे, जिस तरीके से वो रिलीज़ हुए थे। ताज़ा खबर, इसमें एक यूट्यूबर भाई साहब हैं भुवन बाम, जिन्होंने अपना डेब्यू किया और खुद प्रोड्यूसर भी थे, हॉटस्टार के साथ मिलके किया। और जिस तरीके की स्टोरी थी कि आपको थोड़ा सा फ्यूचर दिखना लग गया, और उसके बाद उस फ्यूचर को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे और आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि स्थित रहेगा, ये ताज़ा खबर में आपको देखने को मिलता है। और जिस तरीके से खत्म हुआ, आपको फॉर श्योर लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। यहाँ पर स्टोरी भी सिग्निफिकेंट थी और भुवन बाम की एक्टिंग भी आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, चाहे वो बिल्कुल ही मवाली टाइप का हो, चाहे पैसे आने के बाद जो स्टाइलिश तरीका है वो भी अच्छा आपको यहाँ पर लगा। 23rd नंबर में मैंने रखी है अभय देओल की ट्रायल बाय फायर। ये भी आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर अभय देओल हैं और उपहार सिनेमा में क्या कुछ हुआ था और उसका ट्रायल किस तरीके से गया था, शायद ये सबको इतना ज़्यादा डीपली नहीं पता था। तो वो यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एक्टिंग भी दिखी, स्टोरी भी दिखी, और बहुत सारे ऐसे पुराने क्लिप्स भी ऐसे जोड़ जोड़ के हल्का सा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल देने की कोशिश करेगी। बट ये था सारा के सारा एक फिक्शनल शो जो काफ़ी सारी सच्चाइयाँ सामने लेके आता, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद मैंने एक शो देखा, सिनेमा मरते दम तक। अब देखो, ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ही बना था। यहाँ पर पुराने ज़माने के 80s 90s के उन एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को पकड़ा गया था जो भूतिया पिक्चर बनाया करते थे। आहट टाइप के ज़माने का था, जहाँ पर चुड़ैल को मिला देवता, इस तरीके के नाम होता है। अब वो जो 4-5 मेन उस टाइम पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स थे, उनको दोबारा से लाया जाता है, डायरेक्टर स्पेसिफिकली, और उनको बोला जाता है कि एक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आपको फिर से एक मूवी बनानी है। और ये जो प्रोसेस था पूरा, जहाँ पर कई बार ऐसा होता था कि इस तरीके की जो मूवीज़ थी वो इतनी पॉपुलर हो जाती थी कि मेन स्ट्रीम को स्क्रीन्स नहीं मिलते थे, इनको मिल जाते थे। तो ये जो था पूरा रीलिव करना है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। आप ये ज़रूर देखना, सिनेमा मरने दम तक। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी लगेगा, नॉलेजेबल भी लगेगा, और ये सिर्फ आर्ट नहीं था, इसके पीछे बिजनेस भी था, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगेगा। 20वें नंबर पर मैंने रखा है राजो डीके का फर्जी। काफ़ी इम्पैक्टफुल सीरीज़ अगेन, और इसका पार्ट 2 भी आएगा और उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। शाहिद कपूर का डेब्यू समझ लीजिए वेब सीरीज़ के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि जिस तरीके का रिप्रेजेंटेशन इस दुनिया के अंदर करा गया है, जिस तरीके का वर्ल्ड बिल्डिंग हुआ है, जिस तरीके का इन्होंने क्रिएटिव लीप ली गई है, आप हमेशा इसके अंदर इनग्रोस्ड रहते हो। ये इंटायरली रियल शो नहीं है, इसमें फिक्टिशियस चीज़ें बहुत सारी डाली गई हैं, लेकिन आपको मज़ा बड़ा आता है कि करेंसी को फेक तरीके से ये लोग कैसे छापते हैं, पूरा प्रोसेस, पूरी मशीनरी कैसे होती है, कब कब फंसते हैं, बाहर कैसे निकलेंगे, मोरालिटीज़, काफ़ी कुछ का लेयर था इसके अंदर, जिस वजह से ये काफ़ी बेहतरीन शो निकल के आया। एक और ऐसा फिक्टिशियस शो था जो हॉटस्टार पे आपको देखने को मिला, सास बहू और फ्लेमिंगो। इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, इंक्लूडिंग डिम्पल कपाड़िया। आप इसको देखोगे आपको मज़ा आएगा, जहाँ पर ये ऑलमोस्ट डिम्पल कपाड़िया एक ड्रग लॉर्ड है, और वो क्यों बन जाती है, और उसके आसपास इतने दुश्मन होने के बावजूद भी एज अ लेडी वो कैसे फाइट करेगी, उसकी दुनिया ऑलमोस्ट एक राजस्थान जैसे बीहड़ सी जगह पे, वो काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया लगेगा। सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और जहाँ एक्टिंग की बात हो रही है तो 18वें नंबर पे दहाड़ की भी बात करनी पड़ेगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आया और काफ़ी सिग्निफिकेंट ये शो था, क्योंकि इसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा, जिसको एक किस्म का बोला जाता है यार पिक्चर उच्चरों में तो चल नहीं रहे, विजय वर्मा भी हैं इसके अंदर, तो इन्होंने एक्टिंग करके यहाँ पर जेन्युइनली दिखाई। और एक ऐसा तबके से ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे पुलिस ऑफिसर की, जहाँ पर अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस ही हो जाती है, और फिर वहाँ से उठ के केसेस सॉल्व करना, ये काफ़ी अच्छा था। इसका भी पार्ट 2 बनेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी कैरेक्टराइजेशन यहाँ पर हो गई थी। स्लो वॉच था लेकिन मज़ेदार था। 17वें नंबर पर, जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इस वजह से नहीं आया ये क्योंकि जियो सिनेमा ने वूट को खरीद लिया था, तो असुर 2 आई थिंक इसका राइटफुल एंड हो गया। इसका कोई 3 अब बनने का कोई चांस ज़्यादा है नहीं, लेकिन असुर 2 काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा इस साल का। एक शो जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था
कि रफू चक्कर नाम की एक ऐसी सीरीज़ आएगी जो आपको कॉनिंग के ऊपर होगी, और ये कॉनिंग करते करते अचानक से आपको एक आर्टिस्ट की खोज करके दे देगी। तो रफू चक्कर एक ऐसे एमसी की कहानी है, आपको पता ही है, मनीष की, और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे रोल के अंदर ढल गया। बाद में तो जब विक्रम राठौड़ का रोल शाहरुख खान ने प्ले किया तो ऐसा बोला गया कि यार ये कहीं ना कहीं रोल जो है, जो इसकी लुक है, वहाँ से ही इंस्पायर्ड है। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल था। ये आप देखोगे, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस फॉर श्योर। ये आपको जी के ऊपर जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगा। ऐसी अधूरा ये भी एक अच्छी सीरीज़ है जिसके अंदर फ्रेंडशिप दिखाई गई है। अब वो ग्रोन अप्स हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी लगेगा, आपको हल्का सा हॉरर भी फील आएगा, लेकिन एक क्लोजर की ज़रूरत थी दोस्ती के अंदर, जिसको थोड़ा सा हॉरर रूपांतर दिया गया है, और अच्छे तरीके से एक स्कूल लाइफ को ट्रीट किया गया है, और फिर ग्रोन अप्स को भी उसी तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर कास्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, क्योंकि जो भी कास्ट बच्चों वाली दिखाई गई थी वैसे ही लगभग शक्ल वाले लोग इन्होंने अच्छे तरीके से लिए जब ग्रोन अप्स दिखाए। 14 नंबर, द नाइट मैनेजर, द हैंडसम मैनेजर बोलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य रॉय कपूर का यहाँ पर रोल था, बहुत ही बैलेंस तरीके का रोल था। इससे पहले इसके अंदर ऋतिक रोशन था, लेकिन यहाँ हॉटस्टार की सीरीज़ के अंदर जब ये आए तो ये बहुत अच्छा तरीके से बैलेंस बन गया, क्योंकि आपको स्टाइलाइजेशन, थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाना है, तो उस तरीके का जो मेजमराइजिंग सो वाला जो कैरेक्टर होता है एकदम सही तरीके से बैठा। तो मुझे लगा कि नाइट मैनेजर को यहाँ पर पोजीशन करना चाहिए। फिर उसके बाद है द ट्रायल। इसके अंदर डेब्यू हुआ काजोल का, और बहुत अच्छा उन्होंने रोल किया। वो अपने ही पति को बचाने के अंदर निकल गई कि उसका पति कल्परेट है कि नहीं है, उसने कुछ गलत किया है कि नहीं किया है। और एक अमीर फैमिली से आने के बावजूद भी जब सब कुछ नहीं रहा तो किस तरीके से वो अपनी लाइफ लीड करती है, केस भी लड़ती है, और अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से पाने की कोशिश करती है। ये अच्छा खासा सा एक आई वुड से ट्रायल था, एक बीवी के लिए भी, और उसके हस्बैंड का ट्रायल, और उसकी पूरी फैमिली का ट्रायल इन कोर्ट, क्योंकि सिर्फ एक बंदे की बात नहीं रहती, पूरे फैमिली के ऊपर बात आ जाती है जब कोई भी क्वेश्चन उठता है। तो जो डाउटफुलनेस थी कि हुआ था नहीं हुआ था और किन सर्कमस्टांसेस में हुआ था, ये काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रेयल था। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। कोहरा नाम की एक सीरीज़ आई थी जिसमें लार्जली तो हिंदी बोली गई, लेकिन पंजाबी भी काफ़ी यूज़ करी गई है, और काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से पंजाब की लाइफ को यहाँ पर दिखाया गया, जहाँ पर कुछ कत्ल हुए, क्यों हुए, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर हुए, एक इन्वेस्टिगेशन चली, और सिर्फ 2 ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर्स और उसका एक सबॉर्डिनेट किस तरीके से इसको यहाँ पर सॉल्व करता है। वरुण सोपती भी है इसके अंदर, अवार्ड विनिंग थे, बहुत सारे अवार्ड जिसको मिले। तो कोहरा एक ऐसी सीरीज़ है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कालकूट एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर फाइनली बोला गया कि विक्रम वर्मा नेगेटिव शेड से पॉजिटिव शेड्स के अंदर आ गए। थोड़ी सी स्लो बर्नर है, यहाँ पर एक न्यूली रिक्रूट पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से शहर के अंदर, और इनको एक केस सॉल्व करना है, और इनके ऊपर बहुत सारे सीनियर्स भी हैं। और क्या उनको इतनी आज़ादी मिलेगी केस सॉल्व करने की, क्या इतना दिमाग चलेगा, क्या जो इसका बैकग्राउंड है वो इसको रोकता रहेगा, क्योंकि इसका एक अपना भी बैकग्राउंड है। तो वो सारी चीज़ें मिला के एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा वॉच चलता है। 10th नंबर पर मैंने काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट वेब सीरीज़ रखी है, जो जब फर्स्ट सीज़न आया था तो काफ़ी सारे इसको अवार्ड्स मिले थे। इसका नाम है मेड इन हेवन, उसका मेड इन हेवन सीजन 2 हुआ है। मेरे ख्याल से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग रखी गई है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस शो इज़ कि जो टैबूज़ हैं सोसाइटी के, चाहे वो सेकेंड मैरिज को लेके हो, चाहे वो सेम सेक्स मैरिज को लेके हो, चाहे फिर वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, चाहे यंगर एज और ओल्डर एज की बात हो, या फिर मैरिज एट ओल्डर एज हो, काफ़ी सारे ऐसे टैबूज होते हैं जो जनरली लोग बात नहीं करते हैं, जिसके बारे के अंदर उसको बहुत ओपनली तरीके से दिखाया गया। और जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उनकी भी स्टोरीज साथ साथ में चलती रहती है एक शादी को मैनेज करने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है आप, क्योंकि हर एपिसोड में एक नया इशू भी देखते हो, और जो लोग ये मेड इन हेवन दुकान चला रहे हैं, यानी कि मैरिजेस ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी साथ साथ में उनकी भी स्टोरीज चलती रहती है।
9th नंबर पे राज और डीके आजकल जो कुछ भी बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। गन्स एंड गुलाब्स, हर एक जो कैरेक्टर है इसके अंदर वो ऑलमोस्ट 80s और 90s के दौर को सेलिब्रेट करता है, और जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो राजकुमार राव का हो, चाहे वो फिर दुलकर सलमान का हो, और फिर गुलशन दवैया का हो। वो इतने मेमोरेबल हो गए हैं कि अभी 2 दिन पहले ही नेटफ्लिक्स ने बोला कि हम इसके सीज़न 2 को भी रिन्यू कर रहे हैं, तो होपफुली 2024 के एंड तक कभी ना कभी ये आनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी ये, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स थे उसने इसको इतना मेजमराइजिंग बना दिया। स्पेसिफिकली गुलशन दवैया का जो कैरेक्टर था, 4 कट 5 कट 4.5 कट जो भी था, वो काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर था वो। तो अब चलते हैं 8वें नंबर पे फटाफट से, बम्बई मेरी जान। बम्बई मेरी जान डी कंपनी के ऊपर है, दाऊद के ऊपर है, और जिस तरीके से ये बनी है आप कंप्लीटली इनग्रोस हो जाओगे। आपको शायद दाऊद की जो अर्ली लाइफ है वो नहीं पता होगी, किन सर्कमस्टांसेस में वो जो बना वो बना। इनफैक्ट दाऊद के फादर के बारे के अंदर भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, और फिर जो उसकी रेन है इंडिया के अंदर, कौन टेक ओवर भी करता है और वो कैसे बाहर से ऑपरेट करेगा, उसका पार्ट 2 भी बनेगा, जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लिफ हैंगर में छोड़ा गया। देखोगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगेन। बाकी बात करते हैं 7th नंबर पे, बहुत ही स्टाइलाइज तरीके की सीरीज़ बनाई गई, जिसको आप थोड़ी सी रोमांटिक बोल सकते हो, थोड़ी सी मिस्टीरियस बोल सकते हो, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हो। चार्ली चोपड़ा अब जिन्होंने बनाई है, विशाल भारद्वाज ने, इनमें पूरा ख्याल रखा गया है कि पूरी बर्फ़, जिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बर्फ़ में कत्ल, और किसने कत्ल किया, सही जो शक की सुई है वो हर तरफ जारी है, और किस तरीके से जो चार्ली चोपड़ा है इवेंचुअली अपनी इन्वेस्टिगेशन की गॉगल्स लगा के कैसे सॉल्व करती है, और कई बार खुद भी फंसने लगती है। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं। बहुत कुछ हो रहा होता है, और एंड में जाके जिस तरीके से इसका कल्मिनेशन होता है वो आपको कहता है कि वी वांट मोर ऑफ चार्ली चोपड़ा, मुझे सीज़न 2 चाहिए। हालांकि उसको भी रिन्यू नहीं किया गया, बट यू वुड वांट मोर। जिसको रिन्यू कर दिया गया है वो है चूना। चूना एक ऐसे पॉलिटिशियन की कहानी है जो कभी गुंडा रहा होता है, और उसके बाद जिमी शेरगिल और उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा सताए गए होते हैं। तो ये जो सताए हुए लोग हैं जब एक साथ आ जाते हैं तो वो इसको कैसे चूना लगाएंगे, वही सब यहाँ पर देखने वाली बात होती है। सोने पे सुहागा बात यहाँ पर ये दी चूना के अंदर कि भाई ये जो बंदा है ये अपने सारे जो कदम रखता है वो अंगूठियों के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से करता है, जो उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है और काफ़ी ज़्यादा अलग बनाता है। कोई इस तरीके का शायद आपने एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर नहीं देखा होगा। 5th नंबर पे मैंने रखा है Z5 की दुरंगा। इसके अंदर गुलशन दवैया, अगेन सुपर्ब एक्टिंग, अमित साध भी है इसके अंदर, और रोल रिवर्सल है इसके अंदर। इसके अंदर अमित साध का नेगेटिव रोल ज़्यादा है गुलशन दवैया से, और स्टोरी 1 से लेकर 2nd के अंदर कंटिन्यू होती है, और एक कोरियन सीरीज के ऊपर ये बेस्ड है। लेकिन जिस तरीके से इसका इंडियन अडैप्ट है, आई थिंक काफ़ी अच्छे तरीके से इसको किया गया है कि बिल्कुल ही बचपन की लाइफ, क्यों मर्डर हुआ था, कौन आज मर्डर भी करता चला जा रहा है, और एंड में कैसे सॉल्व होगा, ये जो मिस्ट्री है काफ़ी अच्छे तरीके से, टाइट तरीके से बनाई गई है। आई थिंक पार्ट 2 के एंड होते होते इसकी सारी मिस्ट्रीज लगभग सारी सॉल्व हो चुकी हैं, तो 3rd का ऐसा कोई खास रोल बचता है नहीं इसके अंदर। 4th नंबर पर मैंने रखा है एक और दुर्घटना के ऊपर, द रेलवे मैन। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तब YRF ने उसका जो एक अलग रूपांतर निकालने की सोची है कि जो लोगों ने मदद करी थी, और स्पेसिफिकली रेलवेज ने क्या रोल प्ले किया था, और उसके जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, और भी लोगों ने क्या रोल प्ले किया था, ये सारी की सारी उसके ऊपर स्थित है। R माधवन जैसे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, KK मेनन है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो सारे लोग हैं इनकी जो एक्टिंग है वो आपको इतना मेस्मराइज कर देगी कि जो इसके थोड़े बहुत टेक्निकल फ्लॉज भी होते हैं वो भी आपको दिखने बंद हो जाते हैं, और एक किस्म से आपको घुटन महसूस होने लग जाएगी अपने कमरे के अंदर ही कि शायद यहाँ की जो भी हवा है वो शायद इतनी दूषित है कि शायद आपको भी कुछ हो जाएगा। इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के ये जाती है। 3रे नंबर में मैंने एक डब्ड सीरीज़ एक्चुअली रखी है, इसका नाम है राणा नायडू, और इसके अंदर आपको वेंकटेश दिख जाएंगे, और उस तरीके की आपको जोन में कभी नहीं दिखे होंगे जब गाली गलौज चलती हो, और माँ बहन की गाली गलौज चलती हो, और बेटे और बाप की यहाँ पर एक इस तरीके की कहानी दिखाई है जो दोनों के एकदम एंटी हैं। लेकिन क्या वो एंटी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्या एंटी होने का कारण था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस तरीके का यहाँ पर आपको एक्शन भी दिखता है, स्कीमिंग भी दिखती है, अंडरवर्ल्ड भी दिखता है, तो काफ़ी सारा रिलेशनशिप डायनामिक्स भी दिखता है, अब्यूज़ भी दिखता है।
तो बहुत कुछ है इसके अंदर कंज्यूम करने के लिए, जिस वजह से इसको मैंने थर्ड नंबर पे रखा है। सेकंड नंबर पे एक बहुत बढ़िया सीरीज़ है, आई वुड से Z5 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है ये, इसका नाम है ताज। और ताज को 2 दिन पार्ट के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो हमें सलीम के बारे में पता होगा वो शायद इतना ज़्यादा हमें नहीं पता होगा जितना ताज हमें बता देता है। हमें सिर्फ हंकी डोरी अच्छी स्वीट कहानी पता है, लेकिन उस दौर में एक्चुअली में कौन क्या था, कौन किसका भाई था, अनारकली कौन थी, उसके क्या रिलेशन डायनामिक्स थे सबके साथ, इवन सलीम के बाप के साथ, और फिर उसके बाद ये तख्ता पलट हुआ, किसने लिया, किसने किसके बैक स्टैबिंग करी, कौन किसका बेटा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड माहौल बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ दिखाया गया है। इनफैक्ट ये इतनी ज़्यादा मेजमराइजिंग हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इतनी स्कीमिंग हो रही है और इतना ज़्यादा एक्शन हो रहा है, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग जब आप ये देखोगे तो आपको सिर्फ 2 4 5 वॉर सीन्स दिखने वाले हैं, इससे ज़्यादा दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको एक ऐसी फीलिंग दे जाएगा हाँ 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 बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत वेल डायरेक्टेड है और एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। नसरुद्दीन शाह ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, और एक असीम गुलाटी करके एक एक्टर है इसके अंदर, वो बहुत अच्छा एक्टिंग करा है उसके अंदर, जो सलीम का मेन लीड कैरेक्टर है। तो मेजमराइजिंग तरीके का शो है, ये आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है जुबली, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे है। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ इंडिया है, क्योंकि अगर आप बोलो कि मुझे ट्रूली ट्रांसपोर्ट होना है एक एरा के अंदर, उसके कलर ग्रेडिंग के अंदर, उस सेंसिबिलिटी के अंदर, उस तरीके की गाड़ियों के अंदर, उस तरीके की सोच के अंदर, जब इंडिया का जस्ट पार्टीशन ही हुआ था और यू वर एट द ब्रिंक ऑफ मेकिंग सिनेमा बिगर, राइट, और सिनेमा का भी क्या रोल है कि सिनेमा सिर्फ सिनेमा है या प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। तो आज के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जुबली आंसर करता है, और वन ऑफ द बेस्ट शोज। अपार शक्ति भी हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको सारे के सारे पसंद आएंगे। और इसकी खास बात ही ये है, अगर आप शुरू के 10 जो मैंने दिए, जुबली, ताज, राणा नायडू, रेलवे मैन, दुरंगा, ये सारे जो पहले के 10 हैं एटलीस्ट, ये इस तरीके के कैरेक्टर्स हैं कि यहाँ पर सिर्फ लीड ही नहीं, बाकी सारे लोग जो हैं वो मेमोरेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है टॉप नॉच है, सबको बहुत ही अच्छा तरीके से स्टेज दिया गया है, इक्वल टाइम दिया गया है। ये वीडियो से थोड़ा सा लंबा हो गया, बट स्टे ट्यून फॉर मोर। और भी बहुत सारे बेस्ट ऑफ 2023 है, तो स्टे कनेक्टेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा प्लेलिस्ट का, जहां पर एक्टर से लेके, फिल्मों से लेके, वेब सीरीज से लेके, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेके सारे मूवी शूवी रेटिंग्स हैं, तो चेक आउट दैट। बाय बाय।